Hello everyone, welcome to X Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting topic which is about integration. तो ये हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का तीसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डेरिवेटिव, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा इंटीग्रेशन भी है। तो आज के सेशन के अंदर हम इंटीग्रेशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं और आज का सेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या है? तो आज के सेशन में हमें इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम कब निकालते थे या डेरिवेटिव हम किसी फंक्शन का कब करते थे? जब कोई एक फंक्शन चेंज हो रहा होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जो हमारा ये इंटीग्रेशन होता है इसका एक और नाम होता है, उसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम होता है इसका? एंटी डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है। इसको एक और नाम भी देते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं, बट वो अभी हमारे काम का नहीं है। अभी हमें जानना है इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, यानी ये क्या है? डेरिवेटिव का जस्ट ऑपोजिट है। इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा मतलब समझाऊं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज को जोड़ना। जैसे 9th-10th क्लास में तुम लोग ये सम के लिए ये वाला साइन यूज करते थे, तो समेशन या सिग्मा कहते थे। तो अब इसकी जगह बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसकी जगह ये साइन को यूज करेंगे। और ये जो साइन दिख रहा है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, एस की तरह होता है। एक लंबा सा एस पकड़ के इस तरीके से उसे स्ट्रेच कर दो, खींच दो, तो क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन के अंदर हम चीजों को जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीजें, उन सबको क्या करो? ऐड कर दो। और डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है? हम चीजों को, ये समझो कि डेरिवेटिव करने का मतलब चीजों को तोड़ना और इंटीग्रेशन करने का मतलब चीजों को जोड़ना। तो आज इसी टॉपिक को हम अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन सारी चीजें बाद में। सबसे पहले ये होगा कि फिजिक्स के अंदर इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है? मैथ्स का टॉपिक है, तो इसे फिजिक्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? अब ध्यान से समझना जरा। मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करोगे, है ना? क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। यानी अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो तुम क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द वेलोसिटी। और वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी को क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब जरा उल्टा सोचो। उल्टा क्या सोचना है कि भाई एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है। क्या करना है भाई? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यानी एक्सेलरेशन गिवन है और हमसे कह रहा है वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी गिवन है, हमसे क्या कह रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो जब ये ऑपोजिट चलते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हम करते हैं क्या? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो एक होता है भाई हमारे पास डिफरेंशिएशन, जो कि लास्ट सेशन के अंदर हमने समझा है, और एक क्या होता है भाई हमारे पास? इंटीग्रेशन। तो इसे भी समझने वाले हैं। थोड़ी सी एक छोटी बात और समझो। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं तुमसे कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या पड़ा है? ds ओवर dt, ठीक है। तो ds इक्वल्स टू v इंटू dt ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? और ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अभी बस एक रफली आइडिया ले लो। ds का हो जाता है s, अभी हम आगे समझेंगे क्यों हो जाता है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू क्या है? v dt, यानी s क्या है? तो s है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और छोटी सी बात करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv ओवर dt होता है क्या? तो यहां से अगर dv इक्वल्स टू लिखना हो तो dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a dt, और ये लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन का साइन।
तो dv का क्या होता है, v होता है। अभी हम सीखेंगे आगे कैसे होता है। v इक्वल्स टू क्या आया, a dt आया। यानी अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो क्या करो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द वेलोसिटी। क्लियर? तो इसीलिए इंटीग्रेशन सीखना हमारे लिए जरूरी है कि अगर एक्सेलरेशन गिवन और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, या वेलोसिटी गिवन है हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे टर्म है, ये सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल उठाए फिजिक्स के अंदर। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जहां पे तुम्हें एक टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तब तुम्हें दूसरा टर्म मिलेगा, तो वहां पे इंटीग्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? बात आई समझ में? तो अब उसी को हम समझने वाले हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कहां कहां यूज होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे देखो इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा क्या होता है भाई, डेफिनिट। इनडेफिनिट नाम से ही पता लग रहा है इंडेफिनिट है, पता नहीं कहां से कहां तक जाएगा। डेफिनिट पता है भाई यहां से यहां तक जाएगा। तो एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, जैसे मान लो मैंने यहां कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो इसको इंटीग्रेट करने पे आंसर आया 5x। क्लियर? क्या आया, 5x आया। तो अगर तुम इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हो तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या लगाना है, प्लस का c लगाना है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास डेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल में क्या फर्क हो जाता है, यही फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना, और यहां पे लिमिट पता है कि भाई a से b तक करना है। इनडेफिनिट में लिमिट नहीं गिवन होता है और डेफिनिट में लिमिट गिवन होता है कि तुम्हें कहां से कहां तक उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो a से b एफ एक्स डी एक्स, अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हें कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा और यहां पे तुम्हें प्लस c यूज नहीं करना। यानी अगर लिमिट गिवन है तो जो भी आंसर आएगा उसको वैसे ही एज इट इज छोड़ देना है, और लिमिट गिवन नहीं है यानी कि वो इनडेफिनिट इंटीग्रल हुआ, और अगर वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या लगाना है, हमें प्लस c लगाना है। क्लियर? बात आई समझ में? चलो क्लियर है? चलो तो ये बात तो आगे हमें समझ कि किस तरीके से क्या चीजें करना है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है उसे भी समझ लो। मान लो मैंने कहा कोई फंक्शन है मेरे पास x की पावर n dx, जिसे तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो रूल कहता है जो भी पावर है उसमें एक प्लस 1 और उसी पावर में एक प्लस 1 करके नीचे लिख दो, और क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है तो क्या लगा दो, प्लस c। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और लिमिट गिवन नहीं है इसलिए प्लस का c। क्लियर? बात आई क्या समझ में? तो ये बातें ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। आगे और भी फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यहां देखो यही फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा हुआ है, x की पावर n, क्या लिखा है, x की पावर n dx का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है, x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 और प्लस में c क्यों है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट गिवन नहीं है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब आते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं। मैंने कहा x की पावर 2 dx, इसका जरा इंटीग्रेशन करो। तो x की पावर 2 dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2 dx का, और जब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना है। तो रूल क्या कहता है, जो भी यहां पावर है उस पावर में प्लस 1 ऊपर प्लस 1 नीचे प्लस c। तो क्या आ गया, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। बात आ गई समझ में? क्लियर? अब एक और क्वेश्चन देखो, यहां मान लो मैंने कहा है x की पावर 4 dx, तो यहां पे क्या आएगा, 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस c। क्लियर? क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे 4, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करके ऊपर लिख दो और फिर उसी पावर में प्लस 1 करके नीचे लिख दो। तो आंसर क्या आया भाई, आंसर आ गया x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं क्वेश्चन। मैंने कहा है x की पावर 1 अपॉन में x की पावर 3, माइनस 3 नहीं, क्या 3। तो क्या होगा, अब यहां पे जो हमारा x वाला टर्म है वो नीचे है, डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहला काम ये है कि इस x वाले पावर को क्या करो, ऊपर ले जाओ। ठीक है,
यानी कि जो हमारा सबसे नीचे जो हमारा डेनोमिनेटर में जो x दिया हुआ है उसको क्या करो न्यूमरेटर में ले जाओ। तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं पावर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। तो यहाँ x की पावर 3 है तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी -3। अब इसे सॉल्व कर दो। -3 + 1 और -3 + 1 तो सॉल्व करके क्या आएगा -3 + 1 क्या आएगा -2 x की पावर -2 अपॉन में -2 + c। क्लियर। अब इसे सॉल्व तो कर ही लोगे भाई। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा -1/x² प्लस। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर x वाला टर्म डेनोमिनेटर में गिवन होगा तो सबसे पहला काम क्या है कि उसे डेनोमिनेटर से उठा के कहां ले जाएंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे। क्लियर। बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा √x का जरा करो क्या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो √x को सबसे पहले पावर में चेंज कर लो। तो हमें पता है √x का मतलब x की पावर 1/2। अब सॉल्व करो 1/2 + 1 1/2 + 1। क्लियर। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है प्लस ही लगाना है हमें और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 + क्लियर। बात आई समझ में। तो अगर कहीं स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है तो सबसे पहला काम क्या है उसे पावर में चेंज करो। क्लियर। चलो तो ये हमें कुछ बेसिक फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन करने आगे। कुछ और रूल है उन्हें भी समझ। जैसे मान लो मैंने कहीं अकेला dx दे दिया और कह रहा हूं इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x + c। क्या होता है x + c। अब ये क्यों होता है इसकी एक छोटी सी प्रूविंग है वो भी देखो। तो यहां पे प्रूविंग क्या है कि अगर dx लिखा है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकता हूं मैं। और क्या इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0 dx लिख सकते हैं क्या। अब मुझे पता है कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और यहां जो n है वो क्या है 0। तो आएगा x की पावर 0+1 + c। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा भाई आंसर मिलेगा x + c। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आया x + c। इसे याद कर लेना। इसी तरीके से अगर मैं dx की जगह d भी लिख दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v। क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें v x f t ऐसे टर्म मिलेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम डिस्प्लेसमेंट इस तरीके के टर्म मिलेंगे। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v + c। इसी तरह ds का क्या हो जाएगा s + c। ठीक है dx का क्या हो जाएगा अभी देखा ही हमने x + c। ठीक है और इसी तरीके dt का क्या हो जाएगा t + c। बात आई समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट इसी में कुछ चीजें और बताता हूं। मान लो मैंने कहा 2dx क्या है 2dx है। तो कैसे करोगे 2 कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट चीज को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हुआ ये 2dx हो गया। अब dx का क्या इंटीग्रेशन होता है x। तो इसका आंसर क्या आ गया 2x + c। क्लियर। आंसर क्या आ गया इसका 2x + c आ गया। क्लियर। चलो तो 2dx का इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरीके से 5dx का बता दो फटाफट से। तो 5dx का हो जाएगा 5x + c। 10dx का हो जाएगा 10x + c। क्लियर। चलो तो ये सारी बातें तो हमें आ गई समझ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और नेक्स्ट रूल क्या है उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट रूल है मान लो कि हमारे पास 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन प्लस में या माइनस में और तुम्हें उसे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुम उसे अलग अलग कर सकते हो। यानी fx को विद रिस्पेक्ट टू x अलग इंटीग्रेट कर दो और जो हमारा दूसरा फंक्शन है gx उसे विद रिस्पेक्ट टू x अलग इंटीग्रेट कर दो। प्लस है तो प्लस कर दो माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले मैंने कहा मान लो मेरे पास है x² + x³ dx। तो इसे सेपरेट कर दो x² dx + x³ dx। dx दोनों के साथ लिखना है। अब x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर 3/3 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और x³ का क्या आएगा x की पावर 4/4।
लेकिन जो प्लस सी लगाओ ना वो लास्ट में एक साथ ही लगाना है, ऐसा नहीं कि दोनों के साथ प्लस सी लगाओ, प्लस सी जो लगाएंगे वो लास्ट में एक साथ ही लगाते हैं। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखना। अगर यहां साइन माइनस का होता तो यहां पे भी हम साइन क्या कर देते, माइनस कर देते। क्लियर, चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, मुझे करके दिखाना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5dx। करके दिखाओ इसे फटाफट से। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे, सेपरेट कर देंगे 4x क्यूब dx 3x स्क्वायर dx प्लस 5dx। तो 4 कांस्टेंट है बाहर, x क्यूब का क्या आएगा, x की पावर 4/4। ठीक है, 3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3। 5 कांस्टेंट है बाहर और dx का क्या हो जाएगा, x। तो 4 से 4 बाहर, सॉरी कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 5x। और क्योंकि यहां लिमिट गिवन नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस c लगा दिया। क्लियर, तो इंटीग्रेशन अब हमें समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो कैसे करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहां पे चेंज करता हूं। मान लो ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह t भी गिवन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू t तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स के अंदर अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना काइनेमेटिक्स के अंदर, तो वहां पे टाइम से रिलेटेड फंक्शन मिलेगा तुम्हें। तो मान लो मैंने एक फंक्शन दे दिया तुम्हें 4t क्यूब 5t4 और 6t प्लस 4। क्लियर, अब मैं कह रहा हूं इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या करो, इसे भी अलग अलग कर दोगे, 4t क्यूब dt 5t की पावर 4 dt 6 dt 6t dt है, सॉरी, और यहां क्या आएगा 4 dt। अब सॉल्व कर दो फटाफट से। 4t क्यूब क्या आएगा, 4t की पावर 4/4। ये क्या आएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर, t की पावर 4 का होगा t की पावर 5/5। 6 कांस्टेंट है बाहर और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2। और 4t का क्या हो जाएगा, 4dt का 4t हो जाएगा। क्लियर, तो यहां तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल होके 3 आया। तो क्या बना फंक्शन, t की पावर 4 t की पावर 5 3t स्क्वायर प्लस 4t और लास्ट में क्या लगा दो, c। क्लियर, c क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे लिमिट गिवन नहीं है। बात आगे समझ में, क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अब यहां पे देखो, अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने करे ना उन सभी क्वेश्चंस के अंदर क्या था भाई, इनडेफिनिट इंटीग्रल था, लिमिट गिवन नहीं था। अब यहां पे मैं तुम्हें समझा रहा हूं किसके बारे में, डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल तो हमें पता ही है क्या होता है। अगर कोई फंक्शन हमें fx गिवन है जिसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिमिट गिवन होता है a टू b, है ना, और इसका कोई ना कोई एक आंसर आता है। तो ये जो a होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो b है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपर लिमिट। ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट और नीचे वाली लिमिट को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी तक जैसे हमने सीखा ना इनडेफिनिट को सॉल्व करना, तो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है, सेम होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे मैंने कहा एक्स स्क्वायर dx है और लिमिट दे दी मैंने 1 से 2। क्लियर, अब यहाँ पे लिमिट देते ही हमें पता लग गया कि इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम c यूज नहीं करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करो, रूल वही फॉलो करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, x की पावर 3/3। अब यहाँ पे प्लस ही लगा के छोड़ देते थे, लेकिन कब, जब वहां पे लिमिट गिवन नहीं था, जब इंडेफिनिट होता था। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस एक बार अपर लिमिट को पुट करना है x की जगह और एक बार लोअर लिमिट को पुट करना है, और उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्या करना है भाई, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट कितनी है 2, अब इस 2 को x की जगह पुट कर दो, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां माइनस लगाया, लोअर लिमिट क्या है 1, तो x की जगह 1 पुट करो, 1 का क्यूब अपॉन में 3, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो आंसर क्या आया 7 अपॉन 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं डेफिनेट का, मुझे करके दिखाओगे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx, ठीक है, ये है। और लिमिट दे दी मैंने 0 से, लिमिट क्या दे दी मैंने 0 से 2, इसे करो इंटीग्रेशन। तो भाई एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अब हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स स्क्वायर का अलग करो और 4x क्यूब का तुम अलग इंटीग्रेट कर दो। लेकिन हमें पता है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, कर दिया मैंने, प्लस 4x क्यूब का क्या होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, और x क्यूब का क्या आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया x क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 4, ये इंटीग्रेशन हुआ। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट लगाने के बाद अब ले लेंगे लिमिट, तो लिमिट क्या है 0 से 2। तो अब क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जहां भी x है एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 2 है, तो 2 पुट करो, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 4, ये क्या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है 16, और माइनस 0 को हटा दो। अब भाई एलसीएम लेके सिंपल क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही हमें क्या दिख गया भाई, कुछ फॉर्मूले दिख गए। तो इस फॉर्मूले से तो हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि x की पावर n dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है लिमिट गिवन है। dx का भी हमने समझ लिया। अब नीचे दिए हुए हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ दिए हुए सारे के सारे क्या है, यहां से यहां तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। इंटीग्रेशन को पहले ही मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का क्या होता है ऑपोजिट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो ध्यान रखना cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। बात आई समझ में। तो देखो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन ये वाला देखो क्या है sin x। इसी तरीके से बताओ मुझे cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस sin x होता था क्या। तो इसी तरीके से sin x का डेरिवेटिव sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस c। क्लियर। तो देखो दूसरा फॉर्मूला देखो जरा क्या है, sin x का क्या दिया हुआ है माइनस cos x प्लस c, ठीक है। एक और मुझे टर्म बताओ, tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, tan x का डेरिवेटिव होता था sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x प्लस c। क्लियर। ये यहां पे लिखा हुआ है कि भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है tan x प्लस c। उसी तरीके से cot x का क्या होता था माइनस cosecant स्क्वायर x। तो देखो cot x का क्या लिखा हुआ है, cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। sec x का क्या होता था डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या है sec x, जस्ट इसका ऑपोजिट। इसी तरीके से cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस cosecant x इंटू cot x। तो देखो cosecant x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cosecant x प्लस c, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो भी देखो। ex का डेरिवेटिव क्या होता था ex ही होता था, तो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है ex ही होता है, ठीक है।
log x का डेरिवेटिव जरा मुझे बताओगे फटाफट, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो 1/x का अगर कहीं इंटीग्रेशन करने आता है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे वहां पे log x। ये ध्यान रखना, इसमें ये गलती मत करना भाई कि 1/x अगर कहीं दिख गया तो हम क्या करेंगे, पहले x को ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा x की पावर -1 dx। ये मत करना, क्योंकि अगर इसे लेके तुम सॉल्व भी करते हो तो -1 + 1 करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 बन जाएगा, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कहीं 1/x का इंटीग्रेशन तुमसे पूछ रहा है तो सीधे सीधे क्या कर दो log x कर दो, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। 1/x² पूछ रहा है, 1/x³ पूछ रहा है तो इसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, अदरवाइज उसे एज इट इज रहने दो। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आज हमने बहुत अच्छे से समझा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने पे हमें क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इन फिजिक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसके क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे फिजिक्स में। जैसे इतना तो मैंने तुम्हें आइडिया पहले ही दे दिया था कि अगर मान लो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी गिवन है तो क्या था ये फॉर्मूला, चलो दोबारा बता देता हूं। v इक्वल्स टू क्या था ds/dt, ये तो हमें पता है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे भेज दूं ds इक्वल्स टू v dt, उसके बाद अब मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, तो अब देखो अब चीजें क्लियर हो रही है। ds जो है वो क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो ds का s बन जाएगा क्या, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया, v dt आ गया। यानी अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी जो गिवन होगी ना उसे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लो मैं कहूं एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। तो अगर मैं इसको इस तरीके से भेजूं, देखो dv इक्वल्स टू a dt, अब मैं इसे कर दूं क्या है, इंटीग्रेट कर दूं तो dv का क्या हो जाएगा v। अब ये भी समझा ना हमने, dx का x, dv का v, dt का d। तो अब ये v इक्वल्स टू क्या आ गया, a dt। यानी अगर आप एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट द वेलोसिटी। बात आई समझ में। तो ये दो एग्जांपल ले रहे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं हमें। क्लियर। चलो तो ये इसके ऊपर अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाओगे क्वेश्चन। चलो दूसरे पेज पे लेते हैं इसे। क्वेश्चन क्या है, if a body is moving whose acceleration is given by a equals to 3t square 4t cube 5t plus 6। ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है जिसका एक्सेलेरेशन ये दिया हुआ है तो उसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। कहां से कहां तक, 0 टाइम से लेके 2 सेकेंड तक। क्लियर। चलो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहला काम है वेलोसिटी निकालो, क्योंकि एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा ना v इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू dt होता है क्या। चलो निकालते हैं। तो v इक्वल्स टू a यानी एक्सेलेरेशन की इक्वेशन यहां पुट कर दो, 3t स्क्वायर 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6 इंटू dt। क्लियर। चलो तो v इक्वल्स टू अब क्या आ गया 3t स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्या। ठीक है, और t स्क्वायर का क्या बन जाएगा, t क्यूब अपॉन में 3, 4 t की पावर 4 अपॉन में 4, 5t का क्या बन जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2 और 6 का क्या बन जाएगा 6t। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये जो मिला ना ये हमें मिली वेलोसिटी की इक्वेशन। क्या मिली है, वेलोसिटी की इक्वेशन। बात आई समझ में।
लेकिन हमसे क्या कह रहा है, वेलोसिटी निकालनी है कहां, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक। तो यहां लिमिट ले लेंगे कहां से कहां, 0 से 2। बात आई समझ में। और जैसे ही लिमिट लेंगे तो यहाँ पे अपना ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 2। बात आई समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v इक्वल्स टू, अपर लिमिट इसकी कितनी है, 2 है, तो भाई t की जगह 2 पुट कर दो। तो 3 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2। बात आई समझ में। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है, 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब इस पूरे को जब तुम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें वो वाली वेलोसिटी मिल जाएगी जो यहाँ पे पूछ रहा है। क्लियर, बात आई समझ में। चलो अब इसके आगे वेलोसिटी के बाद इसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है v dt, होता है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां से कहां पूछ रहा है भाई, 0 से 2 सेकंड। तो ये भी निकाल लेंगे। तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लोगे ना खुद से, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो v, अभी हमने v की वैल्यू यहाँ पे v का जो इक्वेशन है उसे पुट करना है। तो v का इक्वेशन फाइंड करा हमने अभी अभी, है ना। तो v का इक्वेशन क्या है, तो ये देखो 3 से 3 कट कर दो, 4 से 4 कट कर दो। तो क्या इक्वेशन है भाई, टी क्यूब प्लस टी की पावर 4 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t इंटू डी टी। क्लियर। अब क्या तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो क्या 0 से 2 के लिए, बताओ कर सकते हो क्या। तो बिल्कुल इसे तो इंटीग्रेट हम तुरंत कर देंगे। कैसे, टी क्यूब का क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन 4, टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन 5। इसी तरीके से 5/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन 3, और 6 कांस्टेंट है बाहर, टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर। तो जब इसे तुम इंटीग्रेट करोगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो यहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में। तो इस तरीके से प्रॉब्लम तुम्हें दिखने वाले फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ये बहुत ही बेसिक एक क्वेश्चन उठाया मैंने, जस्ट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंटीग्रेशन का कैसे यूज होगा। तो इस तरीके से यूज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब काइनेमेटिक्स सॉल्व करेंगे ना हम, तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये हमने यूजेस भी देख लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे एक बहुत ही छोटी सी चीज समझो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये XY प्लेन है और ये कोई कर्व है जिसका मैंने, कोई फंक्शन fx है जिसका कोई कर्व मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट है A और ये मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है A और ये कोई दूसरा पॉइंट है B। अब मैंने क्या किया, मुझे इसका एरिया निकालना। तो क्योंकि ये कोई परफेक्ट शेप नहीं बन रहा है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं छोटा सा स्ट्रिप लूंगा। ठीक है, इस छोटे से स्ट्रिप, मान लो यहां तक जो हाइट है लगभग उसे मैं y कंसीडर कर। तो ये छोटा सा जो स्ट्रिप है, इसकी जो लेंथ हुई वो कितनी हुई y, और इसका जो ब्रेथ है ना उसे मैंने कंसीडर किया कितना, dx। तो ये जो स्ट्रिप मैंने यहां पे लिया है, इस स्ट्रिप का सिर्फ एरिया बताओ, सिर्फ इस स्ट्रिप का। तो तुम कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है तो ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y इंटू dx। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से मैंने कहा एक और स्ट्रिप लिया मैंने, ठीक है, और उसका भी जो ब्रेथ है वो कितना लिया मैंने, dx। तो तुम कहोगे भाई इसका भी एरिया कितना, y इंटू dx। ठीक है, मैंने कहा एक और स्ट्रिप लिया मैंने यहाँ पे और उसका भी ब्रेथ कितना लिया मैंने, dx। तो तुम कहोगे उसका भी एरिया कितना, y इंटू dx। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिप्स ले लिए, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिप्स ले लिए। तो सभी स्ट्रिप्स का जो एरिया होगा वो कितना होगा, y इंटू dx, y इंटू dx, y इंटू dx, यही तो होगा। और अगर उन सबके एरिया को मैं जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ये जो पूरा का पूरा कर्व था इसका एरिया मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा ना।
भाई छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दिया मैंने उस कर्व को, और फिर सभी स्ट्रिप का मैंने अलग अलग एरिया निकाला और सबको ऐड कर दिया। तो सभी स्ट्रिप को जब ऐड कर दिया तो सभी स्ट्रिप का टोटल एरिया विल गिव एरिया ऑफ द कर्व, है ना। अब ये जो तुमने ऐड किया है इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो y dx, यानी इंटीग्रेशन क्या बताता है, तो इंटीग्रेशन बताता है सम के बारे में। छोटी छोटी चीजों को जोड़ रहे हो ना, उसको तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। हाँ, अब यहां लिमिट पुट कर दोगे कि तुमने कहां से कहां स्टार्ट करा, भाई ए से स्टार्ट करा और खत्म कहां करा, बी पे खत्म करा। तो ए यहां पे लोअर लिमिट बन गया और बी यहां पे अपर लिमिट बन गया। क्लियर। तो ये जो चीजों को तुमने जोड़ा है इसी को लिखने का तरीका क्या है, y dx का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब सम, यानी चीजों को जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना इस इंटीग्रेशन। ठीक है। अब जब तुम इन चीजों को जोड़ रहे थे तुम्हें क्या मिल रहा था, एरिया मिल रहा था ना, एरिया ऑफ द कर्व। क्या मिल रहा था भाई, एरिया ऑफ द कर्व। तो एरिया ऑफ द कर्व क्या आ गया, y dx कहां से, a से b तक। यानी कहने का मतलब ये है, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता लगी हमें, पता है क्या, कि अगर किसी फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो इसका मतलब उस फंक्शन का जो कर्व बनेगा तुम उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स स्क्वायर dx 1 से 2, इसका इंटीग्रेशन करो, तो एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कर्व तो होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का एक नॉर्मल कर्व बनाओ तो मान लो ये बन गया, ठीक है, पैराबोला शेप बनता है। तो इसका तुम एरिया निकाल रहे हो कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो जो इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो उस फंक्शन का जो कर्व बन रहा है उसका एरिया निकाल रहे हैं एक्चुअली। क्लियर। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसका भाई, इंटीग्रेशन का। तो समझ में आ गई क्या बात। तो हमने क्या क्या चीजें समझी भाई आज, इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझ लिया, फिर उसके बाद क्या समझा भाई, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम फिजिक्स में कैसे मिलेंगे और कैसे यूज होगा उसका, और फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया। तो ये हमने इंटीग्रेशन को आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। इसी तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर और भी जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए, स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमा मिनिमा, उसको भी हम बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आज का सेशन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और हाँ, अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ के साथ आज इस क्लास की जो पीपीटी है वो भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।